अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर बस आखिरी के 15 दिन बचे हुए और यही वो 15 दिन है जिसके अंदर कि तुम तुम्हारा वो जो क्लास 10th का सपना है उसे पूरा कर सकते हो। तुमने भी सोचा था ना कि मेरे भी क्लास 10th के अंदर 95% आएंगे, तो अब ये वो ही टाइम है जिस टाइम के अंदर कि तुम अगर सही ढंग से मेहनत करते हो, सही ढंग से एफर्ट्स करते हो ना, तो तुम उसको आसानी से स्कोर कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम के ऊपर हर एक स्टूडेंट लगा हुआ है, हर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कहीं आप ऐसी तो गलतियां नहीं कर रहे जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते, जिस वजह से उनका कहना ये होता है कि भैया पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। तो इन 15 दिनों के अंदर ये कुछ गलतियां हैं और ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो कि आपको फॉलो करनी है, जो कि आपको आपका जो सपना था आपने क्लास 10th के अंदर देखा था कि मुझे भी 95 स्कोर करना है, तो आप इन 15 दिनों के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप सही ढंग से मेहनत करते हो, अगर आप सही ढंग से एफर्ट करते हो, तो आज भी आप इसे अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि अगर तुम्हारे पास में कॉन्फिडेंस नहीं है और तुम पूरी बुक रट के भी चले गए ना, तो भी तुम बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि यस आई विल डू इट। क्यों नहीं होगा मेरे से? अरे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होते जिनके की अच्छे स्कोर आते हैं, तो तुम्हारे से भी होगा। हर एक किसी को बोल दो कि यस आई विल डू इट इन बोर्ड्स। क्यों नहीं होगा? मेरे को भी बताओ कमेंट्स के अंदर, मैंने सुना नहीं किया। करना चाहते हो ना, तो लिखो कमेंट्स के अंदर कि यस भैया आई विल डू इट। क्यों नहीं होगा मुझसे? मैं भी करूंगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे स्कोर आएंगे, तुम्हारे जैसे वो अलग से नहीं आए, उनको भी वही टाइम मिला है जो तुमको टाइम मिला था। अब तुमको इस टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करना है, सही ढंग से मेहनत अगर करोगे तो तुम उसे कर सकते हो। तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि यस आई विल डू इट। क्यों नहीं होगा मुझसे? मैं कर सकता हूं। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि आपको ना हवा के अंदर तीर नहीं चलाना। मतलब क्या हो भैया, मैं आपको बताता हूं कि आपका मन कर रहा था कि भैया आज है ना मैं साइंस पढ़ूंगा, आज है ना मौसम अच्छा है तो आज मैं एसएसटी पढ़ूंगा, आज है ना मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अरे इस तरीके से अगर पढ़ोगे ना, तो तुम जब एग्जाम आ जाएगा ना, तो देखोगे कि भाई बहुत सारा सिलेबस बाकी है। तो तुम्हें ना एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी, हर एक दिन की प्लानिंग बनानी है। हर एक दिन तुम्हें लिखना है कि भैया आज है ना मैं ना साइंस के अंदर है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने वाला हूं। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मुझे पूरा कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए वन शॉट करूंगा। वन शॉट करने के बाद में मैं इसके 20 क्वेश्चन करूंगा। इस तरीके से तुम्हारा प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं जिनको क्या ना मैथ्स अच्छी लगती है ना, तो सारे दिन भर वो बैठ के मैथ्स से सॉल्व करते रहते हैं। अरे बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं, परसेंटेज जो बनेंगे वो सभी सब्जेक्ट से बनेंगी। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वली लेकर के चलना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल ही पढ़ना है। क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट रह गया तो वो आपके मार्क्स को रिड्यूस कर देगा। और हमें अच्छा स्कोर करना है तो हमें हर एक सब्जेक्ट को करना है और हर एक दिन हमें इसका प्लान बनाना है। और मैंने फरवरी का जो प्लान है, मतलब कि आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग, वो इस वीडियो के अंदर बता रखा है, तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हो। और फिर इसके बाद में जो सेकंड है ना, ये बहुत सारे, मेरे को गुस्सा बहुत आता है ऐसे स्टूडेंट से। क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट को है ना, जैसे एसएसटी टफ लगती है तो उसको पढ़ते नहीं है, हार्ड टॉपिक आ जाता है उसको देखते नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के कोई न्यूमेरिकल आ गए बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, देखते एग्जाम पास में आ गया, अब क्या करें? अरे हार्ड टॉपिक है ना, आज नहीं होगा कोई बात नहीं, एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, 3 वीडियो देखो, होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एग्जाम के अंदर नहीं हो रहा, तो क्या करोगे उसका? तो हार्ड टॉपिक से ना जितना ज्यादा भागोगे ना, वो उतना ही ज्यादा आपको डराएगा। तो रुको और डट के मुकाबला करो, बार बार उस चीज को समझो। अगर समझ में नहीं आ रहा, टीचर से पूछो, यूट्यूब पे देखो, हर एक जगह पे देखो, लेकिन हार्ड टॉपिक से भागना नहीं है। क्योंकि इस टाइम के ऊपर अगर हार्ड टॉपिक छोड़ते जाओगे ना, तो डर बढ़ता जाएगा कि भाई वो वाला हार्ड टॉपिक तो हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना, आपको सही ढंग से अच्छे से मेहनत करनी है, सही ढंग से हार्ड टॉपिक को हमें करना है। अगर आ रहे हैं एग्जाम के अंदर तो हम उसे करेंगे, ठीक है? और आपसे होगा, आपके जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई आइंस्टाइन वाला दिमाग नहीं चाहिए होता यार। अरे बोर्ड्स के एग्जाम है ये, इनमें कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल सा जो पढ़ते हो वही आएगा और कुछ भी अलग नहीं आएगा, ठीक है? और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये कुछ 3 चीजें हैं जो कि इग्नोर नहीं करनी। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करेंगे कि टाइम कम है ना, क्या करते हैं, एक रेफरेंस बुक ले लेते हैं। वो वाली रेफरेंस बुक सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक से थोड़ी बनेगा पेपर सीबीएसई बोलते हैं मैं बनाऊंगी एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना। क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऐसे कैसे उठ के आ जाते हैं और तुम बोलोगे अरे भैया हम तो उस बुक के चक्करों में पड़े रह गए। नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपर जो है, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, वो इनको पढ़ते हैं, इसीलिए उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करना है। देन फिर जो सेकंड हमारी गलती होती है, हम पीवाईक्यूज को इग्नोर करते हैं। यार क्यों करते हो इग्नोर? आपको पीवाईक्यूज का मतलब पता होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि जो पिछले पेपरों में आ गए और तुम इस बार पेपर देने वाले हो, तो तुम्हें यह पता लगेगा कि भाई पेपर का लेवल क्या रहता है। मतलब कि पेपर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, पिछले 5 सालों के अंदर कैसे पूछे गए हैं। तो उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि भाई पेपर के अंदर क्वेश्चंस तो आसान है, मैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर लेना, पीवाईक्यूज के और किसी रेफरेंस बुक के कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा रियलिटी कि अरे भाई जो न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर आते हैं वो तो आसान होते हैं और ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी
से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस कर देते, लैंग्वेज चेंज कर देंगे, नहीं तो बच्चे इनको रट के नंबर ले आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। देन फिर इसके बाद में एक चीज और इग्नोर मत करना, क्योंकि देखो इस टाइम के ऊपर मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन एक सही ढंग की मेहनत जो स्टूडेंट करते हैं ना उसी की मार्क्स आते हैं। तो आलस जिस चीज में करोगे वहीं से क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई को पता है कि स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, तो साइंस की एक्टिविटीज है ना ये पढ़ लेना, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है यार तुम्हारे लिए कि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े। सभी साइंस की एक्टिविटीज की वीडियोस तुम्हें इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, उससे देख लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसको कंप्लीट होने के बाद में। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब ये जो 15 दिन हैं अगर इनमें कुछ गलतियां करोगे तो उनको सुधारने का टाइम नहीं मिलेगा भाई। इनके अंदर अगर गलतियां हो गई तो वो गलतियां ही रहेंगी। ठीक है, वो एग्जाम के अंदर रिजल्ट में दिखेंगी फिर वो गलतियां। तो सबसे पहली जो गलती है वो है सैंपल पेपर सॉल्विंग की। अब आप बोलोगे भैया हम तो सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं ना, इसमें क्या गलती होगी, सिंपल से सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपके करने का तरीका बताता हूं। पेपर लिया, जैसे कि ये आपका पेपर है, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन आया मेरे को, ठीक है इसको टिक कर दिया, सेकंड वाला है ये कर दिया, फिर इसको रफ में कर लिया थोड़ा बहुत इस तरीके से लिख के। इस तरीके से सैंपल पेपर करते हो, क्या इससे नंबर आएंगे? क्या तुम्हें इससे पता लगेगा कि तुमने कौन से क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तुम कहां पर मिस्टेक कर रहे हो? नहीं पता लगेगी इन सब चीजों से। तुम्हें ना इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करना होगा और सैंपल पेपर को प्रॉपर सैंपल पेपर की तरह ही सॉल्व करो। 3 घंटे का टाइमर लगा के उसे सॉल्व करो। ये जरूरी नहीं है यार, कभी भी है ना क्वांटिटी के ऊपर फोकस मत करा करो। तुम ये चाहते हो कि मैं 20 सैंपल पेपर कर लूं, अरे 20 सैंपल पेपर करने से क्या होगा जब तुम उन्हें आधे आधे कर रहे हो। वहीं पर अगर तुम 4 सैंपल पेपर कर रहे हो सही ढंग के तो वही सफिशिएंट है। अगर तुम उनके अंदर सही ढंग से एनालिसिस करते हो, तुम्हें पता है कि भाई मेरी यहां पर ये गलती हो रही है, हर एक तरीके से तुमने जानते हो, तो वो सफिशिएंट है। बस 4 सैंपल पेपर सफिशिएंट होते, इससे ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वांटिटी के ऊपर फोकस मत करो, क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। आपका ये जो एनालिसिस है ना ये बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। इसके अंदर आपको ना क्या क्या करना है मैं बता देता हूं एक बार। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपको टफ लगे थे उनको लिखो, ठीक है, उनको देखो कि आपको वो टफ क्यों लगे थे। उस टॉपिक को एक बार जाकर के पढ़ो कि इस टॉपिक से मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नेचर ऑफ फ्रूट से नहीं हुआ तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ फ्रूट्स को सही ढंग से वापस से रिवाइज करना है। और जब हम पेपर करेंगे तो हमें याद रहना चाहिए कि भाई मेरे क्वाड्रेटिक के अंदर नेचर ऑफ फ्रूट से क्वेश्चन गलत हुआ था तो उसे मुझे इस तरीके से करना है। और फिर इसके बाद में जो सेकंड है सबसे बड़ी खतरनाक चीज है ना वो है हमारी सिली मिस्टेक। आप है ना जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का मैं जब इंटरव्यू लेता हूं, मतलब मैं हर स्कूल में विजिट भी करता हूं कि जैसे कि एग्जाम रिएक्शन के लिए, तो स्टूडेंट है ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं और भाई बहुत अच्छा करके आए, लेकिन जाकर के देखते हैं कि यार मैं तो गलती कर दिया, 2+3 को मैं है ना 6 लिखाया। ये गलतियां होती है एग्जाम के अंदर, सिली मिस्टेक्स इसे बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर हम इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर होते हैं कि हमसे गलतियां होती हैं। तो ये गलतियां कैसे पता लगेंगी? जब आप इस सैंपल पेपर को प्रॉपर एक टाइम लगा करके सॉल्व करोगे, क्योंकि ये कोई भी नहीं करता। सभी को लगता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, 3 घंटे मेरे वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो 3 घंटे का जो सैंपल पेपर करोगे ना ये ना तुम्हें ना बहुत ज्यादा मार्क्स देगा और तुम्हारी ये जो पढ़ाई है इसको भी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसीलिए सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, प्लस उसका हमें एनालिसिस बहुत ही जबरदस्त तरीके से करना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है ना ये है भैया कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। क्योंकि देखो आप क्या करते हो, अपने करना स्टार्ट किया, ये वाला क्वेश्चन किया इस तरीके से, हाँ भाई ये हो जाएगा बाद में कर लूंगा, ये कर लिया ये हो जाएगा बाद में कर लूंगा। वो एग्जाम के अंदर भी तो करना होगा। एग्जाम के अंदर किस तरीके से करोगे? एग्जाम के अंदर फिर गलतियां होंगी, यही तो होता है। इसी वजह से तो होती गलतियां कि हम क्वेश्चन करते हैं कि हाँ यार इसका आंसर है ना, नहीं निकालेंगे, आंसर आ ही जाएगा, कंसेप्ट हमें पता है आ जाएगा, लेकिन जो एग्जाम के अंदर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व करना है। अब ये नहीं करना है कि आपको ना कोई बोल रहा है कि 100,000 क्वेश्चंस की मैराथन कर लो, क्योंकि अभी मैराथन वाला भी बड़ा सिस्टम चल रहा है कि आओ मैराथन करते हैं फुल सिलेबस के। यार एक मैराथन का मतलब होता है दौड़ करनी, कोई दौड़ करने जा रहे होगा तुम, तो मैं ना सही ढंग से अच्छे से पढ़ना है। तो उसके लिए ना 20 क्वेश्चन अगर कर रहे हो मैथ्स के तो वो प्रॉपर सॉल्यूशन करो, उनका प्रॉपर स्टेप वाइज लिखो, क्योंकि स्टेप वाइज भी मार्क्स मिलेंगे। आपको ये बात पता है नहीं पता, वो पेपर प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको 20 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि अगर वैसा क्वेश्चन आया तो आप उसे कर सकते हो। कैलकुलेशन उसकी पूरी कंप्लीट करनी, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें कोई इतना सा भी चांस नहीं देना कि हमारे मार्क्स कटे, ठीक है। और एक बात मैं बता देता हूं कि तुम इस बार बोर्ड्स के अंदर बेहतरीन स्कोर करोगे। अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ भाई मैं करने वाला हूं, तो अपने आप के ऊपर बिलीव रखो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।